हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 21 में। यह लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो आई होप आप ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों डी ब्रोगली या इसे डी ब्रोगली भी पढ़ा जाता है, तो डी ब्रोगली या डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। आइए इसे एक बार और रिकॉल करते हैं ताकि आगे की चीज़ें हमें आसानी से समझ में आए। डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस में कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फास्ट मूविंग पार्टिकल नहीं है, जैसा कि नील बोर समझते थे। नील बोर का मानना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जिसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फिक्स होती है, उसकी न्यूक्लियस से फिक्स्ड पोजीशन अर्थात उसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, उसकी रेडियस फिक्स होती है। ये सारी चीज़ मानना था उनका। और एक चीज़ और वो मानी थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फास्ट मूविंग पार्टिकल है। ये सारी चीज़ें नील बोर ने मानी थी, ऐसा हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन डी ब्रोगली ने अपने हाइपोथेसिस में कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फास्ट मूविंग पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फास्ट मूविंग पार्टिकल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है एक मैटर वेव है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन जो है एक मैटर वेव की तरह, एक वेव की तरह, तरंग की तरह चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूवमेंट शो कर रहा है। तो इस चीज़ को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने कहा कि कोई भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसका मास बहुत ही नेग्लिजिबल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत ही कम मास होते हैं इनके, और इनकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। काफ़ी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन, जानते हैं हम लोग, मूव करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो कहा उन्होंने कि कोई भी अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसका मास बहुत ही कम हो, वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा हो, तो इसके अंदर एक वेव के कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, अर्थात तरंग के कुछ गुण इसमें आ जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि तरंग की पहचान उसके वेवलेंथ, उसके फ्रीक्वेंसी, उसके वेव नंबर, उसके एम्पलीट्यूड से की जाती है। तो डी ब्रोगली ने इस तरंग की वेवलेंथ के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि इस तरंग की जो वेवलेंथ होगी वो h/p के बराबर होगी। इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं h/mv के बराबर, जो कि p इक्वल्स टू क्या होता है, mv। इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं हम लोग, इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं लैम्बडा इक्वल्स टू h/p h/mv। इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं h/√2m ke, जहाँ पे ke हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, p मोमेंटम इलेक्ट्रॉन। इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं h/√2m/q इंटू v। v जहाँ पे हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, q हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और बाकी चीज़ें आप तो जानते ही हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। तो ओवरऑल डी ब्रोगली ने बोर के कंसेप्ट को गलत किया कि बोर का जो मानना था कि इलेक्ट्रॉन एक फ्री या फास्ट मूविंग पार्टिकल है, वो गलत है। बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा एक मैटर वेव है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूअल कैरेक्टर है। ऐसा हम लोगों ने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। मैटर के पास ड्यूअल कैरेक्टर है, अर्थात इसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी है और वेव कैरेक्टर भी है। इसलिए जो वेव है उसे मैटर वेव भी कह रहे हैं, क्योंकि उस वेव के अंदर कुछ ना कुछ मास भी है, जो कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी होता है, दैट इज़ मैटर वेव। ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो वो वेव की तरह चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलेट कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है। अब बाद में हाइजेनबर्ग आए और फिर से बोर से सवाल करते हैं कि बोर सर, आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, अर्थात इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड कर दी आपने, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स कर दी, अर्थात न्यूक्लियस से कितना दूरी पर है, r दूरी पर है, अर्थात रेडियस आपने बता दिया। आपने इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सही सही बता दी। तो मैं ये नहीं मानूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और किसी भी वेव की आप एक साथ में पोजीशन और वेलोसिटी दोनों पता नहीं सकते हैं। अगर आप एक चीज़ सही सही निकालते हैं तो दूसरी चीज़ में गलती आ जाएगी। अगर आप रेडियस अर्थात उसकी पोजीशन सही सही बताते हैं तो वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे, और अगर आप वेलोसिटी सही सही बता देते हैं इस इलेक्ट्रॉन की तो आप इसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे। आपने तो दोनों चीज़ें बता दी। इस तरह से आप ये इस मैटर पे भी गलती हो गए, और दूसरे मैटर पे आप गलती ऑलरेडी हो चुके हैं डी ब्रोगली के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन जो है फास्ट मूविंग पार्टिकल होता है, जबकि वो ऐसा है नहीं। इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो जब वेव है तो उस वेव की आप रेडियस अर्थात उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी अर्थात उसकी मोमेंटम आप नहीं बता सकते हैं। तो फिर हाइजेनबर्ग कहते हैं कि कुछ ना कुछ गलती होगी ही। अगर आप एक चीज़ सही से कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो दूसरी चीज़ के मेजरमेंट में गलती हो जाएगी। तो हाइजेनबर्ग कहते हैं कि पोजीशन में मान लेते हैं कि मेजरमेंट करने में डेल्टा एक्स गलती हुई, इनटू मान लेते हैं मोमेंटम को मेजर करने में डेल्टा पी गलती हुई, उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई होगी। ऐसा हम लोगों ने देख लिया। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख ली। अब हमें ये पता चल गया
कि इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव की तरह बिहेव करता है। अब सभी के पास समस्याएं आने लगी कि अब हम क्या माने। अब हमने जो मान रखा था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है वो भी गलत हो गया। हमने मान रखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, ये बात तो सही है, लेकिन उसकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, ये भी गलत हो गई। उसकी फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, ये भी गलत हो गई। फिक्स्ड वेलोसिटी नहीं है उसके पास, फिक्स्ड उसका पोजीशन नहीं पता हमको, फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, बल्कि वो एक वेव की तरह इधर उधर घूमता रहता है। तो हम अब क्या समझें? तो हाइजेनबर्ग कहते हैं कि अब आप जो समझेंगे आप इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में समझें, प्रायिकता के टर्म में समझें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, उसका ऑर्बिट फिक्स नहीं है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी पाया जा सकता है। अर्थात उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, स्पेस में कहीं भी, 3 डायमेंशनल स्पेस में वो कहीं भी पाया जा सकता है। तो इस तरह से हाइजेनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी हो सकती है, 3D स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो वो कहते हैं फर्दर कि जिस जगह पे, जिस स्पेस में या 3 डायमेंशनल रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, सबसे मैक्सिमम होगी, दैट रीजन, दैट स्पेस इज नेम्ड एज ऑर्बिटल। उसका नाम उन्होंने ऑर्बिटल रखा। जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पाए जाने की संभावना सबसे मैक्सिमम हो, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल और सिंपली ऑर्बिटल। हाइजेनबर्ग ने ऑर्बिटल का कंसेप्ट हमारे सामने रखा। ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म हो गया, ऑर्बिट हमारे पास अब कोई सिग्निफिकेंस इसका नहीं रह गया। अब हमारे पास ऑर्बिटल का कंसेप्ट सामने आया। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक 3D स्पेस है या 3D रीजन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। चूँकि वेव है वो, और वेव कहीं भी पाया जा सकता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी मिल सकता है वो। तो जिस जगह पे ज़्यादा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे फिर से सवाल आपके मन में आया होगा कि चलो ठीक है, आपने ऑर्बिटल का नाम ले लिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ऑर्बिटल क्या है? एक 3D स्पेस है, मतलब 3 डायमेंशनल चीज़ है। और कोई भी 3 डायमेंशनल चीज़ है तो उसका स्पेस, उसका एक शेप होता है, उसका कुछ ना कुछ शेप होगा, उसका कुछ ना कुछ साइज होगा, उसका कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन होगा। 3D स्पेस में कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन होगा, अर्थात वो किस आकार का है। 3D शेप हमारे पास बहुत तरह तरह के होते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, तो ये सब 3D शेप हैं। तो जो ऑर्बिटल है वो किस शेप का है, किस साइज का है, किस तरह से अरेंज है, एक्स एक्सिस में अरेंज है कि वाई एक्सिस में अरेंज्ड है कि जेड एक्सिस में अरेंज है। तो ये सारे सवाल हमारे पास आने लगे। अब इस पर काम करना शुरू कर दिया हमारे शोलिंजर ने, जो आज का हमारा टारगेट है। तो शोलिंजर ने ये जो वेव है इलेक्ट्रॉन जो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, मैटर वेव की तरह, उस मैटर वेव के लिए एक इक्वेशन डेराइव कर दिया। वो इक्वेशन उस वेव का इक्वेशन था, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी कि उस वेव का लोकेशन कहाँ है, किस ऑर्बिटल में है, उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, किस तरह से ओरिएंटेड है। ये सारी चीज़ें सामने निकल के आने लगी, और इस तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रिप्शन मिल गया कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहाँ है, अर्थात उसकी लोकेशन कहाँ है। ये चीज़ हम लोगों ने प्राप्त कर ली। पहले की धारणाएं गलत हो गई। अब हम लोग क्वांटम लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगे। क्वांटम मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग सभी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग और शोलिंजर का एक बहुत बड़ा नाम है। शोलिंजर वेव इक्वेशन को क्वांटम मैकेनिक्स की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो समझना है कि शोलिंजर ने वेव इक्वेशन क्या दिया, और उस वेव इक्वेशन से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। मैथ्स और फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि कोई भी वेव है तो उसकी कुछ एम्पलीट्यूड है, और उस वेव का जो जनरल इक्वेशन है, जिसे हम लोग शाई से रिप्रेजेंट करते हैं, शाई, PSI, शाई, या इसी को जाई के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो हम लोग इस शाई के बारे में, अर्थात इस वेव का कुछ न कुछ फंक्शन है जिसे हम लोग फंक्शन करें। फंक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि पोजीशन पे, टाइम पे, और इमेजिनरी नंबर पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने मान लिया कि एक फंक्शन है, वेव फंक्शन है, जो कि A sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी है। ये W जैसा दिख रहा है, वो ओमेगा इसे पढ़ते हैं हम लोग। तो ये एक जनरल हमारा वेव इक्वेशन है, जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम है, के हमारा वेव नंबर है, एक्स हमारा डिस्टेंस
फ्रॉम द ओरिजिन है, और साई जो है हमारा वो वेव फंक्शन है, और इसे एम्पलीट्यूड फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है और एम्पलीट्यूड इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग इसे एम्पलीट्यूड फंक्शन भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें एक जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव को रिप्रेजेंट करती हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन लेंगे और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत सारे वेरिएबल मिलेंगे। तो यही काम सोलिंजर ने किया। सोलिंजर ने हमारे पास एक इक्वेशन रखा जिसे हम लोग सोलिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं। वह इक्वेशन कुछ इस तरह से था, d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन डी वाई स्क्वायर। इसे डेल्टा भी पढ़ते हैं हम लोग, डी भी लिखा जा सकता है यहाँ पे और डेल्टा भी लिखा सकता है। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंजेज। तो ये d2 साई डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर, d2 फाई डिवाइडेड बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस भी इंटू साई बराबर 0, जहाँ पर ई जो है वो टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। ये टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है। भी जो रिप्रेजेंट करता है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। साई जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास जो मैटर वेव था उसका एक वेव का इक्वेशन है या उस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एच जानते हैं प्लांक्स कांस्टेंट है, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सारी चीज़ें सोलिंजर ने इसे डिराइव की। ये किस तरह से डिराइव हुई वो 11th लेवल में आपको नहीं पढ़ना है, वो हायर स्टडीज़ में आप समझेंगे कि इस इक्वेशन को किस तरह से सोलिंजर ने डिराइव किया। दूसरी बात, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मेनली बहुत तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अर्थात आपको 3 वेरिएबल्स मिलते हैं। 3 वेरिएबल्स आप डिराइव करेंगे इसके द्वारा, जिसे एन, एल और एम कहते हैं। एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर और एम का हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन सारे को हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो सोलिंजर ने ये जो 3 वेरिएबल्स थे जो किसी ऑर्बिटल की पहचान बता रहे थे, वेव किसे कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के नेचर को कह रहे हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन ही वेव है हमारा, और वेव कहाँ पाया जाता है, 3D स्पेस में, और जहाँ ज़्यादा पाया जाएगा उसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो उस ऑर्बिटल के कुछ ना कुछ शेप, साइज, ओरिएंटेशन होगी। तो ये शेप, साइज, ओरिएंटेशन इसी सोलिंजर वेव से हमें प्राप्त हो जाती है। इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, इसे बस हमें समझना है कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 वेरिएबल मिलेंगे, दैट इज़ एन, एल, एम। तो हम लोग जब सोलिंजर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हमें 3 चीज़ें देखा, साइज ऑफ ऑर्बिटल जिसे एन कह रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल जिसे एल कह रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल जिसे हम लोग एम कहते हैं अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रॉन्स के बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स मिलेंगे, जिसे हम लोग ऑर्बिट्स के भी या तो एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। मतलब ऑर्बिट का कंसेप्ट हट गया, अब हमारे पास कौन सी स्टेट आने लगी, इस ऑर्बिट की जगह पे एनर्जी स्टेट्स आने लगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक एनर्जी स्टेट में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ में रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोलिंजर वेव इक्वेशन से प्राप्त होती हैं। कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि सोलिंजर वेव इक्वेशन से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो आप 3 चीज़ों का एन, एल, एम का नाम लेंगे। एक और क्वांटम नंबर होता है जिसे एस कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, वो सोलिंजर वेव इक्वेशन से प्राप्त नहीं होती है, उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सोलिंजर ने उस मैटर वेव के लिए एक इक्वेशन डिराइव कर दी और हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वाले टर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वो जो कंसेप्ट थे कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्डर में घूमता है उसे नहीं माना, बल्कि माना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रोबेबिलिटी टर्म है, अर्थात एक वेव है जिसके पाए जाने की संभावना किसी पार्टिकुलर रीजन में कहीं भी हो सकती है, न्यूक्लियस चारों तरफ कहीं भी हो सकती है, और जहाँ पे जिस रीजन में ज़्यादा मिलेगा दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ऐसा हम लोगों ने चीज़ों को देख लिया। यहाँ पे सारी चीज़ों को टर्म हम लोगों ने समझ ली। ये एक्स, वाई और जेड रिप्रेजेंट करते हैं 3D स्पेस में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड, एक्स, वाई एंड जेड उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस में लाइक कर रहा है, इन सारी चीज़ों को भी अर्थात ओरिएंटेशन को भी हमारे पास इस वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिल जाता है। अब हम लोग ये जो साई टर्म है, इस साई टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि साई ही इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इस साई के बारे में सब चीज़ जान गए मीन्स हम इलेक्ट्रॉन के हर एक डिस्क्रिप्शन को समझ लेंगे कि कहाँ है, क्या शेप है, क्या साइज है, सारी मतलब ऑर्बिटल के बारे में हम लोग समझ जाएंगे। तो हम लोग साई को समझते हैं, अर्थात सिग्निफिकेंस ऑफ साई को समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ साई का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव पाया गया। जब सोलिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो साई का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पाया गया। तो
यह पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है भी नहीं भी है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी टर्म है वो हमेशा उसे पॉजिटिव होना चाहिए, उसे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो नेगेटिव टर्म आ जाने से इस साई का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है, अर्थात साई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन जब इसी का स्क्वायर कर देंगे तो कोई भी चीज़ चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव, अर्थात प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% वो बताती है। दैट मीन्स साई स्क्वायर का एक फिजिकल मीनिंग होगा कि साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है एक 3 डायमेंशनल स्पेस और रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो, अर्थात साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी। ये चीज़ हम लोगों ने देखा। तो साई स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम डेंसिटी के प्रोबेबिलिटी को, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अभी चीज़ों को ध्यान से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सोलिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर साई स्क्वायर विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज़ फाई स्क्वायर। ये हमें रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है उसे कहते हैं ऑर्बिटल। और कोई भी ऑर्बिटल है तो वो एक 3 डायमेंशनल रीजन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे मैक्सिमम होती है। और कोई भी 3D चीज़ की अपनी एक शेप होती है, अपनी एक साइज होती है, शेप होती है, अपना एक ओरिएंटेशन होता है स्पेस में कि किधर वो ओरिएंटेड है, एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सोलिंजर वेव इक्वेशन हमें 3 चीज़ें देता है, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, किसका, ऑर्बिटल का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे मैक्सिमम होती है। इन्हीं 3 चीज़ों को, साइज जिसे n कह रहे हैं, शेप जिसे l कह रहे हैं और ओरिएंटेशन जिसे m कह रहे हैं, इन्हें सोलिंजर ने क्वांटम नंबर्स नाम दिया। फर्दर आगे जाकर के एक और क्वांटम नंबर की खोज हुई जिसे हम लोग s अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। तो 3 चीज़ें हमें सोलिंजर वेव इक्वेशन से मिली, चौथी चीज़ हमें सोलिंजर वेव इक्वेशन से नहीं मिलती है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है क्वांटम नंबर्स पे। अब हमें जो मेन चीज़ समझनी है कि अब हमने जान ली है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और वेव का एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो गई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस ऑर्बिट में है, मतलब किस एनर्जी लेवल में है, किस साइज का है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो होगी वो किस रूप में होगी, क्या उसका ओरिएंटेशन होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब इसी के आधार पर सोलिंजर ने हमारे पास एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया। अभी तक हम लोगों ने देखा कि थॉमसन का जो मॉडल था वो गलत हो गया, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो गलत हो गया, बोर का भी एटॉमिक मॉडल अभी देखा हम लोगों ने गलत हो गया। इसके बाद हमारे पास कोई ना कोई एक मॉडल चाहिए था जो एटम के या इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रिप्शन को सही से एक्सप्लेन कर पाए। तो इसके बाद हमारे पास क्वांटम लेवल में आई एक, जैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल के नाम से जानते हैं। तो आइए कुछ मेन बातें समझते हैं कि इस वेव मैकेनिकल मॉडल में क्या क्या बातें बताई गई। तो हमारा जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है वो कहता है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एक एटम में वो क्वांटाइज्ड है, मतलब फिक्स्ड है। ये एनर्जी के टर्म में कोई छेड़खानी नहीं करता है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक समय में किसी एक पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट में रहती है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वो उसके पास रहती है, सर्टेन वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी रहती है और वो न्यूक्लियस से बाउंड रहती है। पहली बात ये बोलती है। दूसरी बात, वेव मैकेनिकल मॉडल कहता है कि जो हमारे पास अलग अलग तरह के क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं, अर्थात हमारे पास ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म हो गया, हमारे पास अलग अलग एनर्जी स्टेट्स इलेक्ट्रॉन के देखने को मिलेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना उसके अनुसार होगी। तीसरी बात, इसका जो पोस्टुलेट कहता है तीसरी बात में, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है और एग्जैक्ट वेलोसिटी है किसी एटम में वो डिटरमाइन नहीं की जा सकती है, जैसा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बता दिया। तो जो पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी एटम में, इसीलिए उसे कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते सही इलेक्ट्रॉन किस रास्ते पे चल रहा है एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसे आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए आपको समझना होगा कि हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी टर्म का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्ट चूँकि हमें पता नहीं है कि कितना क्या पोजीशन है, कितनी वेलोसिटी है, उसकी एक्यूरेट पाथ को नहीं हम लोग ट्रेस कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन के, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाले टर्म को इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन इन अ 3D स्पेस
इज टर्म्ड एज ऑर्बिटल, अर्थात ऑर्बिटल का कंसेप्ट हमारे पास देखने को मिलता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। अब ऑर्बिटल है तो उसकी शेप, साइज और ओरिएंटेशन होगी ही। तो हम लोग आइए समझते हैं चौथी बात क्या कहता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। चौथी बात कहता है साई और साई स्क्वायर की। हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो एक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज़ द वेव फंक्शन एक इलेक्ट्रॉन का। और इस सिंगल वेव फंक्शन को कोई मीनिंग नहीं रहता है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इसलिए साई स्क्वायर का एक फिजिकल मीनिंग होता है, और साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है कि किसी पार्टिकुलर 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से ये चौथी बात हमारे पास हो गई। फर्दर ये कहता है, आगे फर्दर ये कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग ऑर्बिटल्स में पाए जाने की संभावना है, अलग अलग 3D स्पेस में वो रह सकते हैं, 3D ओरिएंटेशन उनका हो सकता है अलग अलग। उसके बाद वो कहते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कोई भी ऑर्बिटल है हमारा, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल के बढ़ते हुए एनर्जी के टर्म में भरे जाते हैं। इसे हम लोग आगे दूसरे टर्म में भी समझेंगे, जैसे अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसमें भी इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है या ऑर्बिटल वेव फंक्शन जिसे हम लोग कह रहे हैं, वही एक इलेक्ट्रॉन की पहचान है। ऑर्बिटल वेव जो फंक्शन है वही एक इलेक्ट्रॉन की पहचान है, उसी से हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन की पहचान निकाल सकते हैं, और ऐसा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पॉसिबल हो पाया। अर्थात सारे के सारे इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन के सारे इन्फॉर्मेशन कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस रूप में है, किस ओरिएंटेशन में शो कर रहा है, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है इस वेव फंक्शन में छिपा होता है, और इस वेव फंक्शन से सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा चौथा पोस्टुलेट कहता है। पांचवा पोस्टुलेट कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल फंक्शन। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने देखा था कि साई स्क्वायर का एक फिजिकल मीनिंग है, और ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम ईज, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस जगह पे पाई जाएगी दैट इज़ साई स्क्वायर। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग हमको ऑर्बिटल वेव फंक्शन देखने को मिलेगा। उसमें सॉल्व करने पर जो साई स्क्वायर आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रॉन के वहाँ पे पाए जाने की संभावना सबसे मैक्सिमम है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में देखा कि सबसे पहले हमारे पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि हमारे पास बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है हर एक एनर्जी स्टेट में, और फिक्स्ड अमाउंट में होती है। तीसरी बात हम लोगों ने साई के बारे में पढ़ा, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। फिर हम लोगों ने ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा। ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है वो हमें साई स्क्वायर से मिलता है, क्योंकि ऑर्बिटल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी एक 3D स्पेस को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे मैक्सिमम होती है। क्योंकि ऑर्बिटल एक 3D स्पेस है, तो 3D स्पेस का कोई शेप, साइज और ओरिएंटेशन होगा। तो हम लोगों ने इसके शेप और साइज़ के बारे में भी देखा, जाना कि हर एक ऑर्बिटल का शेप, साइज़ अलग अलग होगा, ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन के जो मैक्सिमम पाए जाने की संभावना है एक ऑर्बिटल में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 होती है। इस चीज़ को भी देखा। फिर हम लोगों ने चौथी चीज़ हम लोगों ने देखी कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्यूरेटली हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं, उसे ट्रेस नहीं कर सकते हैं। ये सारे क्वांटम मैकेनिक्स में सारी बातें बताई गई, और हमें ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन को ऐसा ना समझा जाए कि वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, बल्कि ऐसा समझा जाए कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ पाए जाने की संभावना हर एक जगह पे है, और जिस जगह पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल, और उसका कुछ ना कुछ शेप, साइज, ओरिएंटेशन होगा, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें प्राप्त हुआ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।